तो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 7 तक मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। अब जो हमने जानकारी जुटाई है डीएनए की, न्यूक्लियोटाइड्स की, इस जानकारी को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। इसके लिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ना है और डीएफपी पढ़ना है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग एचजीपी पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग डीएफपी पढ़ेंगे और इसको एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, भले ही इसमें 1 आवर लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी एनसीईआरटी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है, आपने प्रेसिडिंग सेक्शन में लर्न कर लिया है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द डीएनए जो कि डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी गिवन ऑर्गेनिज्म में। बिल्कुल सही बात है, डीएनए पर मौजूद जो बेसिस का सीक्वेंस होता है वही डिटरमाइन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसकी सेल के अंदर, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए। तो जेनेटिक मेकअप जो है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो किसमें छुपा हुआ है बच्चों? डीएनए सीक्वेंस में छुपा हुआ है ऑर्गेनिज्म के। अगर दो इंडिविजुअल डिफर करते हो तो इसका मतलब है उनके डीएनए सीक्वेंस भी बच्चों डिफरेंट होने चाहिए। एटलीस्ट कुछ प्लेसेस पे तो उनमें विभिन्नता होगी ही, कुछ प्लेसेस पे वो डिफरेंट दिखाई पड़ेंगी, इसीलिए वो दोनों ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं। These assumption, तो ये assumption ही थे शुरुआत के। तो these assumption से शुरुआत हुई, lead the question finding out the complete DNA sequence of human genome। तो ये साइंटिस्ट के मन में आया कि क्यों ना चलिए हम पूरे कंप्लीट ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस निकाल लेते हैं और उसको रीड करके देखते हैं कौन सी प्रोटीन के लिए कौन सा जीन है, कहाँ कहाँ पर क्रोमोसोम पे हमें कौन कौन से जीन मिल रहे हैं, लार्जेस्ट जीन कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, किस क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन है, किस क्रोमोसोम पे सबसे कम है, ये डाटा निकाल लिया जाए। इससे होगा क्या कि हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां जो इनहेरिटेबल होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, अभी क्योरेबल नहीं है, उनको क्योर करने में हेल्प होगी। तो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, तो जैसे ही ये टेक्निक आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का एस्टेब्लिशमेंट होता है, वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट, जहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डीएनए को आइसोलेट करना सीख जाते हैं, डीएनए को क्लोन करना सीख जाते हैं। एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट इज सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम को लॉन्च कर दिया गया ईयर 1990 में। तो यहाँ आपको याद करने वाला पॉइंट ये है बच्चों कि यहाँ पर हमने एचजीपी की जो शुरुआत की है वो 1990 में की है, और किसके बल पे की है? जब हमारे पास ये टेक्निक्स आ चुकी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसमें हम डीएनए के पीस को आइसोलेट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग की तभी हमने शुरुआत की है, तो ईयर 1990 आप याद रखेंगे। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चों इसमें लार्ज स्केल पे सब कुछ होना था, चाहे डाटा हो, चाहे पैसा लगना हो, चाहे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, ये टेक्निक्स हो, सबकी सब बहुत लार्ज स्केल पे होनी थी, इसलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। तो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड, कह रहे कि इस प्रोजेक्ट का आप मैग्नीट्यूड और इसकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की आप समझ सकते हैं इफ वी सिंपली डिफाइन द एम। तो सबसे पहले अगर हम एम देखते हैं प्रोजेक्ट के, तो एम ही बड़े थे, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो इसके एम क्या थे? ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। ये सभी आपको पता है कि हैप्लॉइड सेल में बच्चों कितना होगा? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर कंटेंट होगा। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग पर बेस पेयर की, अगर सीक्वेंसिंग को हम लोग $3 रखे, $3 पर बेस रखे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 × 10⁹ इतने डॉलर की कॉस्ट निकलेगी। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगिनिंग, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। तो $9 बिलियन की, यहाँ पर $9 बिलियन का मतलब हुआ 9,000 करोड़ रुपीस बच्चों, है ना। इट वॉज नॉट ए इजी टास्क इन 1990 में इतना पैसा लग रहा था, 9,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। फर्दर, इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप्ड बुक इन फॉर्म्स, तो जो हमारे पास ऑब्टेन्ड सीक्वेंस है, अगर उसको बुक्स के फॉर्म में हम स्टोर करना चाहें, और ऐसी बुक जिसमें एक पेज पे 1000 लेटर्स लिखे जाते हो और एक किताब में 1000 पेज आ जाते हो, तो ऐसी हमारे पास 3300 बुक्स लगेंगी। मतलब समझ रहे हैं, एक बुक ऐसी हो जिसके एक पेज में 1000 लेटर्स लिखे जा सकते हो,
एक बुक में 1000 पेज हो, तो ऐसी सच बुक्स 3300 बुक लगेंगी जिसमें हम इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस को स्टोर कर सकेंगे फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड also necessitated the use of high speed computational device for data storage and retrieval। ये मैन मेड तो था ही नहीं, बता मैन मेड पॉसिबल ही नहीं था कि इसको कोई हाथ से लिख करके इस डाटा को लिख किताबों में लिखता, तो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ईयर शायद लग जाते हैं इसको लिखने में। तो हमारे पास इसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होने चाहिए थे डाटा स्टोरेज के लिए, इसके रिट्रीवल के लिए और इस डाटा की एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की मदद ली गई बच्चों, सुपर कंप्यूटर चाहिए। अब साइंस की वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंफॉर्मेटिक्स के उपयोग के लिए कंप्यूटर वगैरह का मदद लेते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में यूज करते हैं, ऐसी ब्रांच को बच्चों बायो इंफॉर्मेटिक्स कहा जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बच्चों बायो इंफॉर्मेटिक्स, इसको बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एचजीपी के गोल्स क्या क्या थे। शुरुआत में हम देखते हैं किसी भी काम को करते हैं तो हमारे पास कुछ गोल्स होते हैं, तभी हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ फॉलोइंग गोल्स थे, जैसे आइडेंटिफाइड ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 से लेके 25,000 जीन इन ह्यूमन जीनोम। तो ये समझा जाता था कि ह्यूमन जीनोम में कम से कम 20,000 से लेके 25,000 जीन है, उनका हमें सीक्वेंस निकालना है। दूसरा गोल था डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। यहां पर 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर्स मौजूद है डीएनए पे, उनका सीक्वेंस क्या है, वो किस सीक्वेंस में लगे हैं, ये भी हमें निकालना था। तीसरा, अब ये जो इंफॉर्मेशन आता था, जो डाटा जनरेट हुआ इसके बाद उसको स्टोर करना था, तो दैट इज स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस। चौथा देखते हैं इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना था। पांचवा, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। अभी जो डाटा आया उसकी स्टडी की गई, उस तरीके की इंडस्ट्रीज को भेजा जाने लगा, सच एज इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, इन सबको भेजा जाने लगा डाटा वो। छठा, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, इसको एलसी बोलते हैं, दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एक बात ऐसी उठी थी जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, लोगों ने कहा कि देखो अब ये लोग ऐसा करने वाले हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाएंगे, फिर लॉइन जीनोम प्रोजेक्ट चलाएंगे, फिर ऐसा कर देंगे कि आधा लॉइन और आधा आदमी बना देंगे, है ना। ये सब इश्यूज खड़े होने लगे। और तो और अभी आप जो यूज कर रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को भी शुरुआत में लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज उठे थे, एथिकल, लीगल, सोशल, ये सारे इशू उठे थे। लेकिन आज देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है हमारे लिए। तो शुरुआत में कोई भी चीज होती है तो उसमें बवाल होता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें उठ सकती थी, उनका भी अध्ययन करना था। ये सब गोल्स थे हमारे। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बच्चों लॉन्च किया गया, ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, कोऑर्डिनेटेड बाय, इसको कोऑर्डिनेट जो कर रहा था भाई, इसको कोऑर्डिनेशन में कोई चाहिए था, तो कोऑर्डिनेशन में कौन आया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये यूएस के थे दोनों डिपार्टमेंट, इन्होंने इसे कोऑर्डिनेट करने का काम किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द एचजीबी, वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम का वेलकम ट्रस्ट बिकम अ मेजर पार्टनर था। इसने फंडिंग खूब अच्छे से की थी बच्चों इसको, क्योंकि पैसा चाहिए था खूब सारा। एडिशनल कंट्रीब्यूशन आया बच्चों जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से, चाइना से एंड अदर्स। अब इंडिया का नाम नहीं आ रहा तो ये मत समझिएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंडिया का नाम नहीं है, नहीं बच्चों, इंडिया के भी साइंटिस्ट यहाँ पे लगे थे। तो अदर्स जो कंट्री लिखा हुआ है मतलब इंडिया का भी लोग यहाँ शामिल थे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। तो 1990 से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट की और ये 2003 में कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट। तो ये 13 ईयर चला बच्चों, ठीक। Knowledge about the effect of DNA various among individual can lead to revolutionary new way to diagnose। अब हमें जो सीक्वेंसिंग की बच्चों नॉलेज हो जाती तो क्या होता, नॉलेज अगर इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन की होती इंडिविजुअल में तो ये रिवोल्यूशनरी वे होती, एक नई क्रांति होती। हम बीमारियों को डायग्नोज कर सकते थे, उनको ट्रीट कर सकते थे, और समडे हम ऐसी भी थाउजेंड ऑफ डिजीज को बच्चों प्रिवेंट कर सकते थे होने से जिनका आज कोई इलाज नहीं है। जैसे मान लीजिए कैंसर है, एड्स है,
है ना। तो वही बोल रहा है डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, जिनको आज ह्यूमन बींग को ये डिफेक्ट कर जाते हैं, हम इनको रोक नहीं पाते हैं। इसके बावजूद प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture। तो ये भी कुछ फील्ड है जहां पे हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते थे, जो हमने सीक्वेंस का डाटा निकाला इन चैलेंजिंग फील्ड में कर सकते थे, ह्यूमन हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में बच्चों, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन में। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल की ऑर्गेनिज्म भी हमने बनाए हैं जिन पे स्टडी की है। बैक्टीरिया के जीनोम को स्टडी कर लिया है, ईस्ट के कर लिया है, सिनोराब्डाइटिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग निमेटोड है, नॉन पैथोजेनिक है बच्चों, इसकी भी स्टडी की है। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई होती है, उसकी भी हमने जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया है। और प्लांट्स, इसमें राइज और एराब्डियोसिस आते हैं, इनकी भी हमने कंप्लीट सीक्वेंसिंग कर ली है और इनको इनके डाटा को स्टोर कर लिया है। चलिए अब आगे बात आती है कि क्या मेथड यूज होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मेथड क्या यूज होगा। तो ध्यान से सर देखेंगे आप, मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। पहली बात, जैसे ये सेल है और सेल के अंदर पूरा जीनोम मौजूद है, तो पहली अप्रोच क्या कहती है कि पूरे के पूरे डीएनए को निकालो और पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस ज्ञात करो, उसके डाटा को स्टोर करो, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अच्छा कंप्लीट डीएनए से तो आरएनए बनता नहीं है, डीएनए के कुछ ही हिस्से से आरएनए बनता है, उसमें भी बच्चों एक्सॉन जो है एक्सप्रेस होते हैं, इंट्रॉन एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो केवल एक्सॉन एक्सॉन का कर लो, बस काम खत्म करो। तो दो अप्रोच है, एक तो पूरे जीनोम का कर लो, एक वो दूसरा कि जो एक्सप्रेस हो रहा है केवल उसको कर लो। तो द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। एक अप्रोच कहती है फोकस ऑन आइडेंटिफाइड ऑल द जीन्स, सारे जीन्स पे फोकस करो दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए की तरह एक्सप्रेस करते हैं अगर उनको देखोगे तो इनको कहा जाएगा बच्चों एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, केवल इन्हीं की स्टडी की जाएगी। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वो टैग्स है जो कुल मिलाकर के डीएनए से आरएनए में चेंज हो रहे हैं। दूसरी अप्रोच क्या है, सेकंड, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। ये ब्लाइंड अप्रोच क्या कहती है, कहती है कि सिंपली सीक्वेंस करो होल सेट ऑफ जीनोम, जितना डीएनए मौजूद है ना पूरे का पूरे जीनोम को आप यहाँ पर होल सेट को करो, कंटेंट ऑल द कोडिंग सीक्वेंस को देखो, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को देखो, एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन अ टर्म रिफर टू एज। तो इसको कहा गया बच्चों सीक्वेंस एनोटेशन। तो याद कर लीजिए कि पहली आपके पास जो इसमें मेथड है वो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जिसमें आरएनए जो कि एक्सप्रेस होता है बस उतने की हम स्टडी करेंगे। दूसरी आपके पास टेक्निक है दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं जो डीएनए का कंप्लीट जीनोम है न्यूक्लियस के अंदर उसकी पूरी स्टडी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या करेंगे, टोटल डीएनए को निकाल लेंगे सेल से और कन्वर्ट कर देंगे इनटू द रैंडम फ्रैगमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, छोटे छोटे पार्ट में इनको तोड़ दिया जाएगा। रिकॉल, डीएनए क्योंकि वेरी लॉन्ग पॉलीमर है एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन होती हैं इसके सीक्वेंसिंग में, वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए। तो अगर लंबे लंबे पीस होंगे डीएनए को तो टेक्निकल लिमिटेशन हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें छोटे छोटे इसके पार्ट करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े कर लिए गए। नाउ अब इनकी क्लोनिंग कराई गई बच्चों, इनको क्लोन किया गया इन अ सुटेबल होस्ट यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड वेक्टर। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पे काम लिए जाते हैं। ये जीनोफोर रीजन होता है, यहाँ ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बच्चों प्लाज्मिड कहा जाता है। यही प्लाज्मिड बैक्टीरिया का बच्चों वेक्टर के फॉर्म में काम कर सकता है। इसको बाहर निकाल लिया जाए और इस प्लाज्मिड में को कट कर दिया जाए और कोई भी डीएनए के टुकड़े को इसमें इंसर्ट करा दिया जाए, तो जब जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा किसी सेल में तो ये डीएनए जो हमने इसमें इंसर्ट किया है वो भी बच्चों रेप्लिकेट कर जाता है। अभी के लिए आप ये याद रखिए। Cloning resulted into the amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease. क्लोनिंग का रिजल्ट क्या होगा कि जो भी हमने डीएनए को लगाया है, जो भी डीएनए के टुकड़े को इस्तेमाल किया है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा वो, और सब्सिक्वेंटली हम इसको सीक्वेंस को फिर आराम से इसको सीक्वेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए
कॉमनली यूज्ड होस्ट, यहाँ पे होस्ट क्या यूज होंगे जिनके अंदर हम वेक्टर को डालेंगे, तो कॉमनली यूज्ड होस्ट वर यहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं बच्चों, वरना तो यीस्ट हो सकते हैं, सब सिंगल सेल वाले हैं। और जो वेक्टर कंप्लीट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर हो सकते हैं, अगर बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं एज अ सेल तो उसमें वेक्टर को हम यूज करेंगे बैक, बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और अगर हम वेक्टर यहाँ पे एज अ होस्ट यूज कर रहे हैं ईस्ट को, तो उसमें वेक्टर यूज करेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये आप याद रखेंगे दोनों पॉइंट कि अगर बैक्टीरिया के सेल को यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर को, तो वेक्टर यूज होगा बच्चों बैक, और हम लोग ईस्ट की सेल को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं वेक्टर को, तो हम लोग यूज करेंगे यैक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस्ड यूजिंग, कौन सा हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस्ड यूजिंग कौन सी टेक्निक यूज की थी, तो हम लोगों ने टेक्निक यूज की थी ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मतलब खुद से स्वतः डीएनए सीक्वेंसर, ये टेक्निक यूज की थी। दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक शेंगर। फ्रेडरिक शेंगर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विधि को बनाया था, उनके सिद्धांत पर यह मशीन काम करती है। तो यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर पे हमने इस पे सीक्वेंस को करना शुरू किया था। चलिए रिमेंबर कह रहे हैं, रिमेंबर याद रखिए कि जो सेंगर है इनका क्रेडिट वहां पे आते हैं फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो भी सेंगर ने ही बताया था। आगे these sequence were then arranged based on some overlapping region present in them। तो इन सीक्वेंस को बच्चों देखा गया, ये सीक्वेंस जो थे अरेंज किए गए सम ओवरलैपिंग रीजन, इनमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन पाए गए। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। यहाँ पे क्या हुआ, इससे हमारे पास ये हुआ कि ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ सीक्वेंस की जनरेशन मिल गई। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो इसको करने के लिए इसीलिए तो कंप्यूटर की मदद ली, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा बच्चों आपको डाटा ओवरलैपिंग करता हुआ मिल रहा था, है ना, सीक्वेंसिंग ओवरलैपिंग कर रहे थे, तो ये ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल नहीं था, ह्यूमन से काफी ज्यादा एरर आ सकती थी, इसलिए हमने सुपर कंप्यूटर की हेल्प ली। तो सुपर कंप्यूटर ने इस पे हमें मदद की। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर दैट इज सुपर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को डेवलप किया गया, और उसने इन डाटा को हमें बताया कि कहां-कहां ओवरलैपिंग हो रही है डाटा में। These sequences were subsequently annotated, ठीक है, एनोटेशन किया गया एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम के प्रत्येक सीक्वेंस को पढ़ा गया बच्चों। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वाज कंप्लीटेड ओनली मई 2006। तो हमारा प्रोजेक्ट तो 2003 तक कंप्लीट हो गया था बच्चों, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 पे कुछ जीन का सीक्वेंस बच गया था, तो वो कंप्लीट हुआ जाके 2006 में, ये भी आप याद रखेंगे। This was the last of the 24 human chromosome। ह्यूमन क्रोमोसोम में सबसे लास्ट का क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट था, उसी की स्टडी सबसे लास्ट तक होती रही, दैट इज 2006 में। 20, अब आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर बच्चों ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर हेटेरोसोम होते हैं, या उसको बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 24 में 22 ऑटोसोम होंगे और बाकी X या Y होगा, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये बताने के लिए अगर गैमेट की सेल है तो केवल इसका ये पेयर में नहीं होगा, सिंगल होगा सीक्वेंस। अनदर चैलेंजिंग टास्क फॉर असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। अगला चैलेंज क्या था, अगला चैलेंज टास्क ये था कि असाइन करना जेनेटिक और फिजिकल मैप को जीनोम की सहायता से, जीनोम पे। This was generated using information on the polymorphism of restriction endonuclease recognition sites। तो यहाँ पे देखा गया कि डीएनए पे कहां-कहां पर हमारे पास रिकॉग्निशन साइट्स मौजूद है, क्योंकि अगर रिकॉग्निशन साइट्स मौजूद है तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इनको कट कर सकते हैं और इनके फ्रेगमेंट बना सकते हैं बच्चों। फ्रेगमेंट बना लेंगे तो होगा क्या, तो हमें सीक्वेंसिंग करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक, एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज। अब यहाँ जब हमने छोटे छोटे टुकड़े इनके किए और इनकी स्टडी करना शुरू की, तो हमें पता चला कि डीएनए के प्रत्येक टुकड़े में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस मिल रहे हैं, कुछ इस पे मिल रहे हैं, कुछ इस पे भी मिल रहे हैं, कुछ इस पे भी मिल रहे हैं, एक जैसे कुछ सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं बार बार।
तो डीएनए सीक्वेंस इनको कहते हैं बच्चों माइक्रो सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो सैटेलाइट्स। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। और इस माइक्रो सैटेलाइट का काफी ज्यादा यूज है बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसको आप पढ़ पाएंगे। अब आगे चलते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो जब हमने ये टेक्निक को किया, कंप्लीट सीक्वेंसिंग की, तो क्या क्या मिला हमें? सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहला क्या देखने को मिला यहाँ पर बच्चों? हमें देखने को मिला है कि ह्यूमन जीनोम कंटेन कितने मिलियन बेस पेयर है? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। इतने मिलियन बेस पेयर हुए। अगर देखना चाहते हैं इसमें लाख, तो इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3164.7 इंटू 10 लाख कर दीजिए, तो आपको लाख में ये नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस। अगर प्रत्येक हम जीन को देखने लगे तो कम से कम वो 3000 बेसेस का तो बना ही हुआ है। 3000 बेसेस उसमें सम्मिलित है, जैसे एडनीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, इस तरीके का सीक्वेंस पूरा मिलते हुए तब जाकर वो बन रहा है लगभग 3000 बेस का। तो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, बट साइज यहाँ पे जीन का ग्रेटली वेरी करता है। लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है बच्चों, मसल्स को बनाने वाली प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। इसमें कितने मिलियन बेस होते हैं? 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं, ठीक, यानी 240 लाख बेस का ये बना होगा, 240 लाख बेसेस। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड। कितना एस्टिमेट किया गया? 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट 80,000 टू 1,40,000। तो हमने जीन सोचे थे कितने? 80,000 से लेके 1.5 लाख तक होंगे या 1,40,000 तक होंगे। हमें मिले कितने जीन ह्यूमन के अंदर? 30,000 जीन ही मिले। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 90.9% न्यूक्लियोटाइड बच्चों सिमिलर होते हैं, केवल 0.01 बच्चों डिफरेंट होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहती है एनसीईआरटी, द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जितने भी जीन डिस्कवर्ड किए गए, यानी कितने किए गए बच्चों? 30,000 किए गए। 30,000 का 50% कितना हुआ? 15,000 हुआ। 15,000 जीन का अभी हमें तक फंक्शन नहीं पता कि वो क्या करते हैं, और लगभग अप्रोक्स 15,000 का हमने फंक्शन पता कर लिया है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, और इसमें भी जो जीन 30,000 है ना, उसमें से लेस देन 2% अगर आप निकाल लो तो ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। नेक्स्ट, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का काफी ज्यादा पोर्शन जो बना हुआ है वो बच्चों रिपीटेड सीक्वेंस से मिलकर के बना हुआ है। जैसे मैं बोलूं ATGCCT, ATGCCCT, ATGCCCT, इस तरह के सीक्वेंस आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस आर, ये क्या है बच्चों? ये डीएनए के स्ट्रेच है। स्ट्रेच, खींच देते हैं ना हम किसी चीज को, स्ट्रिप को खींच देते तो स्ट्रेच बन जाता है। तो डीएनए के स्ट्रेचेस इनको कहा गया, स्ट्रेचेस सीक्वेंस है दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। ये बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। सम टाइम कितना बार रिपीट हो सकते हैं? 100 से लेके 1000 टाइम तक ये रिपीट हुए हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। ऐसा सोचा जाता है कि इनका कोडिंग फंक्शन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बट द शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम। लेकिन ये कहाँ हमको बता सकते हैं, कहाँ हेल्प कर सकते हैं? ये हमको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, इनकी डायनेमिक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और हमारा इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, किन किन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, इसको ये बता सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो हिस्ट्री छुपी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8th नंबर का पॉइंट कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे सबसे ज्यादा जीन है। कितने जीन है? 2968 जीन है, जबकि हमारे वाई क्रोमोसोम पे बच्चों फीवेस्ट जीन है। 231 जीन ही पाए जाते हैं वाई क्रोमोसोम पे। 9th पॉइंट देखें तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड किया है 1.4 मिलियन लोकेशन। ये 14 लाख लोकेशन है बच्चों, जहां पर क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस्ड डीएनए डिफरेंस है। मतलब केवल और केवल, जैसे मान लीजिए पूरा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ 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 यहाँ, वहां पे ए ऐसे है और ऐसे ही यहाँ पे भी है,
बस क्या हुआ है, ए की जगह यहाँ जी आ गया, इतने का डिफरेंस है बस। तो यहाँ सिंगल बेस का जो डिफरेंस आ रहा है उसको कहते हैं एसएनपीज। एसएनपीज का मतलब क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इस घटना को बोलते हैं कि सिंगल बेस का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म तो है ही, एक से ज्यादा फॉर्म है, बस सिंगल बेस वहां पर आ रहा है। प्रोनाउंस्ड एज इनहेम स्निप्स बोला करेंगे बच्चों शॉर्ट में, ये ह्यूमन में पाए जाते हैं। This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease-associated sequence and tracing human history. तो यहाँ पे ये गोल्स के अचीवमेंट हमारे पास खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि हमने ये जो जानकारी प्राप्त की है किसको कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है इसके बारे में। तो एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, जो डाटा हमारे पास आ गया है इस डाटा को हम कहाँ यूज करेंगे बच्चों। तो deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research through the coming decades, leading to our understanding of biological system। हमने जो मीनिंगफुल नॉलेज को बच्चों डेराइव किया है डीएनए सीक्वेंस से, इसको हम रिसर्च में लगाएंगे, स्पेशली बायोलॉजिकल सिस्टम के रिसर्च में। दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज। ये जो छोटा मोटा काम नहीं है, ये जो इनॉर्मस टास्क हुआ है ये रिक्वायर करेगा बच्चों एक्सपर्ट को। यहाँ पे एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, क्रिएटिविटी ऑफ 10 ऑफ 1000 ऑफ साइंटिस्ट लगेंगे फ्रॉम वेरीड डिसिप्लिन्स, मतलब अलग अलग फील्ड से लगेंगे। इन बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक यहाँ पर लगेंगे, तब जाकर के काम हो पाएगा। One of the greatest impact having the human genome sequence may will be enabling a radically new approach for biological research। हो सकता है अभी तक की जो हम कन्वेंशनल रिसर्च कर रहे हैं या कन्वेंशनल टेक्निक से काम कर रहे हैं बायोलॉजिकल फील्ड में, वो पूरी फील्ड ही चेंज हो जाए, उसमें कुछ हम नया खोज लें और बहुत सारी अभी तक की जो चीजें हैं अनरिजॉल्व है उनको हम रिजॉल्व कर दें इनकी सहायता से, दैट इज ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की सहायता से। इन द पास्ट में रिसर्चर्स ने स्टडीज की है वन और फ्यू जीन्स की एट अ टाइम, लेकिन किसी ने भी कंप्लीट होल जीनोम की स्टडी नहीं की। तो विद द होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। ठीक, तो हम ब्रॉडर स्केल पे बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। पहले हम एक एक जीन का दो जीन का सीक्वेंस देखते थे, उससे भला होने वाला नहीं है। 30,000 जीन देखे हैं, उसमें से 15,000 का फंक्शन निकाल लिया है और 15,000 का फंक्शन अभी और चाहिए, लेकिन हमें एक्सपर्ट चाहिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के दोनों, तब जाकर के इस पे और अच्छे से काम किया जा सकता है। दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन अ जीनोम। तो वो लोग स्टडी कर सकते हैं बच्चों, ऑल द जीन की स्टडी कर सकते हैं जीनोम में। एग्जाम्पल की बात करें, ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इन द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब आपको पता है बच्चों सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बच्चों कंप्लीट आरएनए बन रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, आरएनए बाहर आ रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब कुछ बच्चों यहाँ की केमिस्ट्री चल रही है और इस केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है यहाँ के जीनोम से लेके ट्रांसक्रिप्शन होने तक। पर्टिकुलर आप टिश्यू में देख सकते हैं, किसी ऑर्गन में भी इस चीज को देख सकते हैं, ट्यूमर की आप स्टडी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ नहीं, ये क्या है बच्चों, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इसको कहा जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंतर्गत आप इन चीजों को जान पाएंगे। अब इसके बाद आता है बच्चों अगला, दैट इज अगला पार्ट आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो भी चीजें होंगी नोट करने वाली उनको हम लोग जरूर नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा कि मैं आपको ब्लैंक पेज पे ले चलूंगा और वहां आपको ये मैं नोट करवा दूंगा। तो नोट करने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग एक एक करके इन चीजों को पढ़ते हैं। As is started in the preceding sequence, that is 99% of the base sequence among human is the same। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि अब आप जब प्रीसीडिंग सीक्वेंस से पढ़ करके आए हैं तो आपको ये पता चला है बच्चों कि यहाँ पे 99% ऑफ बेस सीक्वेंसेस बच्चों सिमिलर हैं। एक सेकेंड में इसको मैं सही कर लेता हूँ बच्चों। हाँ तो अब सही है।
As stated in the preceding sequence कि 99.9% of base sequences बच्चों among humans is the same। तो डिफरेंस कितने का है? तो अगर हम इसे 100 माने बच्चों कि 100% सिमिलर होता, लेकिन नहीं, 100 में से कितना सिमिलर है? 90.9। तो यहाँ से घटा देंगे तो 10 में से 9 गया, बचा 1। दैट इज हमारे पास 0.1% डिफरेंस है। कितना है बच्चों? 0.1 डिफरेंस है। और 0.1 डिफरेंस में भी अगर हम निकालना चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास टोटल सीक्वेंस कितने हैं? 3 इंटू 10⁹ और इसका 0.1% यानी 0.1 अपॉन, यहाँ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, दैट इज यहाँ से कटेगा ये 10, ये हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁸। यहाँ पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि इतने पे डिससिमिलरिटीज है, इतने आपके अलग हो रहे हैं, ठीक। डिससिमिलरिटीज, सॉरी यहाँ 100 लगेगा ना, 0.1 हटेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 3 इंटू 10⁷ बेसिस आपको डिफरेंस दिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बोला जा रहा है assuming human genome as 303 into 10⁹ base pair, in how many base sequence would be the differences? तो कितने पे डिफरेंस दिखेंगे? 3 into 10⁷ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। It is these differences in sequence of DNA which make every individual unique। बच्चों यही जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, 0.1% जो मौजूद है डिफरेंस डीएनए पे, यही आपको यूनिक बनाता है दूसरों से इन द फिनोटिपिक अपीयरेंस। जो भी हमारा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, जो भी हमारी फिजियोलॉजी है, फिनोटिपिक अपीयरेंस है, उनसे। इफ वन एम्स, अगर किसी का एक का लक्ष्य हो, टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल, अगर दो इंडिविजुअल के बीच हम जेनेटिक डिफरेंस को बताना चाहें या अमंग इंडिविजुअल में किसी पॉपुलेशन के बताना चाहें, तो सीक्वेंसिंग द डीएनए, कंप्लीट सीक्वेंसिंग अगर करने चाहेंगे एवरी टाइम, वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव। एक तो टाइम टेकिंग होगा और बच्चों बहुत पैसा खर्च होगा। तो हम क्या करते हैं, करते क्या है, वही जो 0.1% डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं और उस डिफरेंस को देख करके बता दिया करते हैं। तो इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ दैट इज 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर, है ना, इनको बेस कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कुछ नहीं है, हम दो इंडिविजुअल के ये 0.1% वाले जो डिफरेंस डीएनए होते हैं, डिफरेंट डीएनए, उनके सीक्वेंस को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उनका, है ना, उनको हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके जो रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व करती है आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। और इसको बोलते क्या है बच्चों, ये जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिनमें हम डिफरेंस देखते हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों रिपीटेटिव डीएनए। इन रिपीटेटिव डीएनए के अंदर ही वो सीक्वेंस छुपा होता है, बिकॉज इन दीज सीक्वेंस एक स्मॉल स्ट्रेच डीएनए का मौजूद होता है जो कि रिपीटेड होता है मैनी टाइम्स। बच्चों काफी ज्यादा टाइम्स होगा। तो मान लीजिए 1% ए है, 1% बी है, ए में यही सीक्वेंस बच्चों मान लीजिए 9000 बार रिपीट हुआ है और बी में यही सीक्वेंस 9500 बार रिपीट हुआ है। तो इससे पता चल जाएगा बच्चों these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA। लेकिन इस रिपीटिव डीएनए को बच्चों हमें बल्क डीएनए से अलग करना पड़ेगा, तभी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आपको डिफरेंट पीक्स मिलते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे करके बनाऊं ना तो ये आपको इस तरीके मिलेंगे, यहाँ कुछ मेजर पीक मिलेंगे, यहाँ कुछ इस तरीके से माइनर पीक्स मिलते हैं। इनको कहा जाता है मेजर पीक्स। ये मेजर पीक्स बनते हैं बच्चों माइक्रोसैटेलाइट नहीं, बल्क ऑफ डीएनए के लिए, और ये माइनर पीक्स बनते हैं बच्चों आपके माइक्रोसैटेलाइट के लिए, दैट इज 0.1% रिपीटेटिव डीएनए के लिए ये माइनर पीक्स आपके मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम डिफरेंट पीक्स बनाते हैं। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक, जैसा मैंने बताया ऊंचे वाले जो ऊंचाई वाला जो ग्राफ बन रहा है वो मेजर पीक होगा, बल्क डीएनए का होगा।
एंड अदर जो बनेंगे वो स्मॉल पीक बनेंगे और इनको कहा जाएगा सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो मेजर पीक सैटेलाइट डीएनए, माइनर पीक सैटेलाइट डीएनए, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, किस किस पे बच्चों डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों एडेनिन और थाइमिन रिच रेशियो पे या जीसी रेशियो पे। जीसी रेशियो रिच होते हैं ऐसे सैटेलाइट, या एडेनिन थाइमिन रिच ऐसे सैटेलाइट रिच होते हैं। साथ में यहाँ हम सेगमेंट की लेंथ को भी देखते हैं एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स को देखते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। तो इन सारी चीजों को अगर हम ले लें, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया गया है कई कैटेगरी। वो कैटेगरी कैसे गया है, जैसे माइक्रो सैटेलाइट and mini satellite. These sequences normally do not code for any protein. चाहे माइक्रो सैटेलाइट हो बच्चों, चाहे मिनी सैटेलाइट हो, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन लार्ज पोर्शन तो बनाती हैं। These sequence show high degree of polymorphism, मतलब इनमें बच्चों डिफरेंस होता है, जगह जगह पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई सेंटेंस कंप्लीट चल रहा है और उसमें केवल पॉइंट एक ही जगह पे ऐसा डिफरेंस है, तो दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द, यही बनाते हैं बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस, दैट इज दे फॉर्म बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सिंस, क्योंकि डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, चाहे हम ब्लड से ले, हेयर फॉलिकल से प्राप्त करें, स्किन से निकाले, बोन से निकाले, सलाइवा से निकाले, स्पर्म से निकाले, किसी भी इंडिविजुअल के अगर इन सब चीजों से निकाले तो शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि डीएनए तो पूरी बॉडी का सेम है बच्चों। तो एक बॉडी के अंदर कहीं भी सोर्स ऑफ डीएनए जो होगा, वो सोर्स ऑफ डीएनए अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बच्चों सेम होगी। They become very useful identification tool in forensic application. फॉरेंसिक एप्लीकेशन में बच्चों डीएनए की पहचान करना बहुत जरूरी होती है कि किसने मर्डर किया है, किसने अपराध किया है, किसका है, किसकी हत्या हुई है, ये सब पहचानने में इन सब की मदद ली जाती है। फर्दर अगर हम आगे बात करें, एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल बच्चों, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, मतलब पेरेंट से चिल्ड्रन पे भी जाती है। तो यानी जो बच्चों में पॉलीमॉर्फिज्म होगा, लगभग लगभग वैसा ही पॉलीमॉर्फिज्म कुछ पेरेंट्स में भी दिखेगा। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम पैटर्निटी टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, जहां पे डिस्प्यूट्स हो, जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो कि नहीं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, तो वहां ऐसा नहीं करेंगे कि जाकर के दोनों माता पिता की कंप्लीट सीक्वेंसिंग कराने लगेंगे। उस बच्चे के डीएनए को लेंगे, उन दोनों माता पिता के डीएनए को लेंगे और उनसे मैच कराएंगे, जिससे ये मैच हो जाएगा, जिसकी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मैच हो जाएगी बच्चे के डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से, बच्चा उसका होगा, यानी जेनेटिकली वो माता पिता होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism, भाई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को ही आधार बताया जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो हमारे पहले ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, मीन्स इन सिंपल टर्म में समझे तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड आते हैं, पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म माने बच्चों मॉर्फोलॉजी। तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों आई है बच्चों, क्योंकि हमारे डीएनए में बच्चों म्यूटेशन होता है। रिकॉल करें डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट, जो आपने स्टडी की है चैप्टर 4 में, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे और प्रीसीडिंग सेक्शन में। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कहती है, न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल ईदर इन सोमैटिक सेल, बच्चों बॉडी सेल में भी म्यूटेशन दिख सकते हैं और जर्म सेल भी म्यूटेशन दिख सकते हैं। जर्म सेल क्या होती हैं, जो कि बच्चों गैमीट बनाती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। हमारे में बच्चों जर्म सेल कौन होंगी, हमारे में जो होंगी स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म मदर सेल एंड oogonia दैट इज ova mother cell. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, करें अगर germ cell, if a germ cell mutation seriously impair नहीं होता है इंडिविजुअल की एबिलिटी के साथ, तो क्या होता है, it can spread
द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये फिर बच्चों यही म्यूटेशन अदर पॉपुलेशन में भी चला जाता है, किसके द्वारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये चला जाता है। एलीलिक यहाँ पे बताया गया है, जैसे मान लीजिए बच्चों जीन होते हैं ना, जैसे लंबाई का जीन कैपिटल टी है, तो इसकी कई फॉर्म हो सकती हैं। इसकी फॉर्म हो सकती है होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है स्मॉल टी। तो एक ही क्रोमोसोम पे बच्चों इनकी इस तरीके से पोजीशन होती है, जैसे कैपिटल टी और यहीं पर कैपिटल टी, या ऐसा भी हो सकता है एक क्रोमोसोम पे बच्चों, ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कैपिटल टी मौजूद हो और स्मॉल टी मौजूद हो। तो ये जिस लोकेशन पे बैठे हैं उनको एक हिसाब से इनकी एक जीन की दो फॉर्म को बच्चों एलील ही बोलते हैं। तो एलीलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम द चैप्टर 4 में बताया गया, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज DNA polymorphism if more than one variant allele at locus occur in human population with a frequency। हाँ, तो बच्चों कहा जा रहा है कि आपने सीक्वेंस को पढ़ा है, एलील की सीक्वेंस को, वेरिएशन को, ट्रेडिशनल बीन डिस्क्राइब एज अ, तो जो एलील होता है, देखिए एलील के हमने लोगों ने तीन प्रकार के यहाँ डिफरेंस देखे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इसको भी बच्चों डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट अ लोकस आकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01।